नमस्कार मेरे प्यारे कच्चे साथियों, स्वागत है आपका गुरुवानी एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रूरल सोशियोलॉजी और एजुकेशनल फिजियोलॉजी के वन शॉट क्लास के बारे में। इससे पहले अपन ने कम्युनिकेशन स्किल्स की जो वन शॉट क्लास है वो अपलोड की है। उसके बाद में फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, फिर फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर और फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस। अब ये आपके कुल मिलाकर पांचवी वन शॉट क्लास है जो कि आपके रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल फिजियोलॉजी सब्जेक्ट की रहने वाली है। उसके बाद में मात्र और मात्र फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक ही वन शॉट क्लास बचेगी, वो है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, जो कि हम कवर करवाने वाले हैं। फिर आपके गेस्ट पेपर चलेंगे। तो सबसे पहला जो गेस्ट पेपर होगा वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का होगा। उसके बाद में जैसे जैसे एग्जाम है जिस पेपर का, उसी हिसाब से आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है। फिर मैं बात करूंगा कि जो न्यू टाइप क्वेश्चन है वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊं, वो कोशिश करूंगा, लेकिन गेस्ट पेपर आपको जरूर मिलेगा। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आपके सब्जेक्ट रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल फिजियोलॉजी। रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल फिजियोलॉजी। रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल फिजियोलॉजी। देख लेना, स्पेलिंग वगैरह गलत हो सकती है ना, फिर भी एक बार आप देख लेना। बेटा इसको हिंदी में आप बोलोगे रे ग्रामीण समाज शास्त्र। इसको हिंदी में क्या बोलोगे? ग्रामीण समाज शास्त्र। एवं इस एजुकेशनल फिजियोलॉजी को बोलते हैं बेटा मनोविज्ञान शिक्षा। मनोवैज्ञानिक शिक्षा या मनोवैज्ञानिक शिक्षा, मनोविज्ञान शिक्षा। तो अपन बेसिकली सबसे पहले बात करने वाले हैं मेरे बेटा ग्रामीण समाज शास्त्र की, रूरल सोशियोलॉजी की बात करने वाले हैं। देखो, इस सब्जेक्ट में एक चीज आपको कॉमनली ध्यान रखनी है। इस सब्जेक्ट में जो भी मेजर क्वेश्चन आएगा, आपके बड़े क्वेश्चन आएंगे, वो इस ग्रामीण समाज शास्त्र मतलब रूरल सोशियोलॉजी के पोर्शन से ही पूछ ले जाएंगे। एजुकेशनल फिजियोलॉजी में नहीं जाया जाएगा। आपके एजुकेशनल फिजियोलॉजी से एक भी क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। जो बड़ा क्वेश्चन आएगा वो आपके रूरल सोशियोलॉजी के पोर्शन से ही आ जाएगा। ओके। और बड़े क्वेश्चन में भी 2 से 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे बड़े क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस है। वो क्वेश्चन मैं आपको पहले पहले ही कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है। उसके बाद में इस पूरी सब्जेक्ट में आपके ओनली और ओनली मैं बात करूं तो डेफिनेशन चलेगी। तो उन डेफिनेशंस को आपको अच्छे से याद रखना है, उन्हीं के बेस पे बड़े क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो अगर उनकी आप आसपास की या इर्द गिर्द की कंप्लीट जानकारी ले लेते हैं, और जानकारी क्या लेनी है आपको, सच बताऊं तो जानकारी ये है कि जो ग्रामीण परिवेश से जितने भी स्टूडेंट आते हैं, और मोस्टली अपने एग्रीकल्चर के जो जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे ग्रामीण परिवेश से है, ग्रामीण परिवार से है, फार्मर बैकग्राउंड से है। तो कहीं ना कहीं उनको ये सारी चीजें पता है ना। उन्हीं चीजों का रिवीजन करना है, बस आपको किताबी लैंग्वेज में रिवीजन करना है। ओके। तो मैं सबसे पहले लेकर चलता हूं बेटा, अपन रूरल में बाद में पूछेंगे, पहले ये देखेंगे कि बेटा ये सोशियोलॉजी होती क्या है। अपन देखने वाले हैं सोशियोलॉजी क्या होती है। सोशियोलॉजी को आप हिंदी में क्या बोलोगे रे? समाज शास्त्र बोलोगे। ठीक है, समाज शास्त्र बोलोगे। बेटा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। क्लास में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। वीडियो को लाइक करना है और बताना है कि कैसी आपको क्लास लग रही है, लाइक करके बताना है। ठीक है। अपने दोस्तों के पास में जरूर शेयर करना है, ये आपका प्रथम कर्तव्य है। ठीक है। अगर टीम आपके लिए इतनी मेहनत कर रही है ना, तो आपको फर्ज बनता है ये सारा। ओके। अब देखने वाले हैं अपन सोशियोलॉजी क्या होता है। सबसे पहले ये देखेंगे कि जो सोशियोलॉजी वर्ड है बेटा ये कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है। लैंग्वेज की बात करें तो बेटा ये लास्ट में लॉजी लग रहा है तो ग्रीक वर्ड आएगा, लेकिन ये अपवाद है बेटा, ये लैटिन और ग्रीक दोनों वर्ड से लिया गया। आपसे पूछ लिया जाए कि सोशियोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो बेटा लैटिन प्लस ग्रीक। अगर ऑप्शन में लैटिन प्लस ग्रीक नहीं है तो फिर आपको ग्रीक वाला टिक लगाना है। ओके। लैटिन वर्ड बेटा इसमें है सोशियस। लैटिन वर्ड कौन सा है? सोशियस। और ग्रीक वर्ड है बेटा लोगस। सोशियस का मतलब होता है साथी। सोशियस का मतलब हिंदी में साथी। और लोगस का मतलब क्या होता है बेटा? अध्ययन करना।
फिर मैं बात करता हूँ सोशियोलॉजी के फादर की। डायरेक्टली आपको ये नहीं पूछे कि रूरल सोशियोलॉजी के फादर, नहीं, ओनली और ओनली सोशियोलॉजी के फादर, समाज शास्त्र के पिता। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो एक वैज्ञानिक आपको याद रखना है बेटा, ऑगस्ट कोम्टे। ऑगस्ट कोम्टे, ये वैज्ञानिक याद रखने हैं आपको, ये आपके सोशियोलॉजी के पिता हो जाएंगे बेटा। ऑगस्ट कोम्टे आपके सोशियोलॉजी के पिता हो जाएंगे। अब मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं कि सोशियोलॉजी किसे कहते हैं, तो लोगों के बातचीत का, है ना, इसमें आप डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेना कि लोगों के बातचीत, लोगों के बातचीत, रहन सहन, लोगों की बातचीत का, रहन सहन का, उनकी संस्कृति का आदि, संस्कृति आदि का विस्तार पूर्वक अध्ययन करना, विस्तार पूर्वक, विस्तार पूर्वक अध्ययन करना क्या कहलाता है, सोशियोलॉजी कहलाता है आपके। मतलब जो लोग हैं आपके आसपास में, एक मिनट बेटा, मतलब जो आसपास के अंदर आपके लोग हैं उनकी ये देखना है आपको कि बातचीत कैसे करते हैं वो, उनके बीच में आपसी संबंध कैसा है, ये भी लिख लेना आप यहाँ पे, आपसी संबंध, उनके बीच में आपसी संबंध कैसा है, वो कैसा संबंध रखते हैं दूसरों के साथ में, उनका वो कैसे कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, उनकी खान पीन क्या है, उनकी संस्कृति क्या है बेटा। इन सभी चीजों का अगर आप डिटेल से अध्ययन करोगे ना तो उसे आप क्या बोलोगे, सोशियोलॉजी बोलोगे। बात करें तो समाज शास्त्र बोलोगे। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि लोगों के व्यवहार, उनकी बातचीत तथा उनके आपसी संबंध का व्यवस्थित अध्ययन करना ही क्या है, आपके सोशियोलॉजी है। वही मैंने बताया कि लोगों के बातचीत का, उनके रहन सहन का, उनकी संस्कृति का, उनकी आपसी संबंध का आदि का आप डिटेल से अध्ययन करोगे तो वो सोशियोलॉजी के अंतर्गत आएगा। सोशियोलॉजी लैंग्वेज लैटिन प्लस ग्रीक, लैटिन वर्ड सोशियस जिसका मतलब होता है साथी, और ग्रीक वर्ड लोगस जिसका मतलब होता है अध्ययन करना। मैं बात करूं इसके पिता की, फादर की, तो ऑगस्ट कोम्टे को इनके पिता माना जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, क्योंकि सोशियोलॉजी में जो क्वेश्चन बनता है ना वो खुद एग्जामिनर को ही नहीं पता होता। सच बताऊं तो नहीं पता होता एग्जामिनर को कि क्वेश्चन कहाँ से दे, इसलिए वो फादर वगैरह इन्हीं से क्वेश्चन पुटअप करता है। ठीक है, तो फादर का आपको ध्यान रखना है, ऑगस्ट कोम्टे। नेक्स्ट आपको रूरल सोशियोलॉजी के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसको क्लीन करते हैं, फिर अपन समझने वाले हैं अब रूरल सोशियोलॉजी। रूरल सोशियोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी के बारे में देख लेते हैं, जिसको आप हिंदी में बोलोगे ग्रामीण समाज शास्त्र। क्या बोलोगे, ग्रामीण समाज शास्त्र। देखो समाज शास्त्र में अपन कोई भी लोग है उनकी रहने करने की, आपसी संबंध की, संस्कृति की, इनका अध्ययन कर रहे थे। लेकिन रूरल सोशियोलॉजी मतलब ग्रामीण समाज शास्त्र, तो अपन बेसिकली ध्यान किस पर डालेंगे, ग्रामीण लोगों पे डालेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप दिमाग के अंदर रखें इन चीजों को। अब है आपके पास में रूरल सोशियोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी। ठीक है, कि सोशियोलॉजी की वह शाखा जिसमें ग्रामीण लोग जो है आपके, इसमें बेसिकली बेटा ध्यान रखते हैं आप कृषि व्यवसाय, इसमें विशेषतः जो ध्यान रखा जाता है वो कृषि व्यवसाय वाले लोगों का ध्यान रखा जाता है। मतलब जो ग्रामीण लोग होते हैं ना वो बेसिकली कृषि पर निर्भर होते हैं बेटा। ग्रामीण लोग, जो गांव के लोग होते हैं वो ज्यादातर कृषि पर निर्भर होते हैं। तो सोशियोलॉजी आपके समाज शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत ग्रामीण लोगों के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ओके, मैंने सोशियोलॉजी की डेफिनेशन दी, फिर मैंने रूरल सोशियोलॉजी की डेफिनेशन दी। रूरल सोशियोलॉजी में रूरल का मतलब ग्रामीण, तो ग्रामीण लोग ज्यादातर क्या काम करते हैं, आपके कृषि व्यवसाय का काम करते हैं। तो सोशियोलॉजी की वह शाखा जिसमें कृषि व्यवसाय के आपसी संबंध या ग्रामीण लोगों के आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, रूरल सोशियोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है, रूरल सोशियोलॉजी कहलाती है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये रूरल सोशियोलॉजी है बेटा, ये क्या कार्य करती है, इसका काम क्या है रूरल सोशियोलॉजी। एक तो आपको पता लग गया कि रूरल सोशियोलॉजी ग्रामीण जो लोग है या कृषि व्यवसाय है उनका अध्ययन करती है। तो रूरल सोशियोलॉजी के कार्य, रूरल सोशियोलॉजी के कार्य
ये आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में बेटा। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके आ सकता है कि रूरल सोशियोलॉजी के क्या कार्य होते हैं। तो बेटा ये ग्रामीण लोगों के व्यवहार, उनके रहन सहन का अध्ययन करवाता है। ये चीज अपन ने पढ़ी। तो सबसे पहला कार्य क्या हो जाएगा कि जो ग्रामीण लोग है बेटा, ग्रामीण लोग, उनके एक तो व्यवहार का, किसका, कि वो कैसे रहते हैं दूसरों के साथ में, उनका रहन सहन क्या है बेटा, उनका रहन सहन क्या है, उनकी संस्कृति कैसी है, उनमें जातिवाद जो है वो कैसा है, उनमें जातिवाद कैसा है, उनकी संस्कृति कैसी है, उनका रहन सहन कैसा है, उनके बारे में स्टडी अपन को कौन करवाता है रे, रूरल सोशियोलॉजी। उनके बारे में स्टडी कौन करवाता है, रूरल सोशियोलॉजी। नेक्स्ट है ग्रामीण समाज की जरूरतों का अध्ययन करवाता है अपन को। अपन को क्या अध्ययन करवाता है, इससे क्या पता लगता है कि जो ग्रामीण समाज है उसमें किन किन चीजों की जरूरत है, उन चीजों का अध्ययन कौन करवाता है आपको, आपके रूरल सोशियोलॉजी करवाती है। तो ग्रामीण परिवेश में जरूरतों का अध्ययन कौन करवाता है रे, ग्रामीण परिवेश में जरूरतों का अध्ययन करवाता है, जरूरतों का अध्ययन करवाता है। अगर आप एक नोटबुक भी लेकर बैठोगे ना बेटा इस क्लास के साथ में, तो ये मैं इतना बोल सकता हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। क्योंकि मैं ऐसे नहीं करता कि चैट जीपीटी से, गूगल से ऐसे कुछ फॉर्मेट उठा कर लाता हूँ, नहीं। आपके जो भी पीडीएफ है आपके सिलेबस की बेटा, उसको देखता हूँ, उसके अनुसार टॉपिक को पढ़ता हूँ, उसमें क्या क्या इंपोर्टेंट है वो सारी चीजें लिखकर फिर आपके लिए वन शॉट क्लास लाता हूँ, ठीक है। तो ग्रामीण परिवेश में जरूरतों का अध्ययन आपको कौन करवाती है, रूरल सोशियोलॉजी करवाती है। ओके, तो ग्रामीण परिवेश में जितने भी जरूरत है, जैसे मैं बात करूं ग्रामीण परिवेश में अभी ज्ञान की कमी है बेटा, बहुत ज्यादा ज्ञान की कमी है लोगों के बीच में। जो अभी किसान होते हैं ना, उनको जो नई नई नवीन तकनीक आ रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उनके बारे में पता नहीं है। तो उनका अध्ययन, उनकी जानकारी कौन करवाती है, आपकी रूरल सोशियोलॉजी करवाती है। ये ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट है इसमें ये गाँव की सामाजिक संस्कृतियों का ज्ञान करवाती है। तो मैंने बोल दिया यहाँ पे कि ये गाँव की संस्कृति का ज्ञान करवाती है। आप पॉइंट लगाकर लिख सकते हो, जरूरी नहीं है 2 ही पॉइंट लिखो। अगर आपको क्वेश्चन है वो करना है तो आप ज्यादा पॉइंट बनाकर लिख सकते हो। और एक डिटेल से मैं अलग से वीडियो डालूंगा कि आप बीएससी एग्रीकल्चर की नोटबुक में किस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसे आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया कि ग्रामीण परिवेश में जरूरतों का अध्ययन करती है। एक पॉइंट आप ये बनाकर लिख सकते हो कि ग्रामीण लोगों के व्यवहार का अध्ययन करवाती है। तीसरा पॉइंट ग्रामीण लोगों के रहन सहन का अध्ययन करवाती है। चौथा पॉइंट ग्रामीण लोगों की संस्कृति का अध्ययन करवाती है। पांचवा ग्रामीण लोगों में पाई जाने वाली जातिवाद का अध्ययन करवाती है। बोलो, एक ही क्वेश्चन से 5 आपके आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्कोप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि रूरल सोशियोलॉजी यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन का पार्ट है बेटा। ये एक्सटेंशन एजुकेशन किसे बोलते हैं, प्रसार शिक्षा बोलते हैं इसको। मतलब ऐसी शिक्षा जिसको एक्सटेंड किया जाता है, मतलब उसको बाहर तक फैलाया जाता है। ऐसी शिक्षा जिसको बाहर लोगों के बीच में क्या किया जाता है, फैलाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन मैं आगे करवाऊंगा आपको, डोंट वरी, है ना। सभी चीजों की जो डिटेल में आपके मैं बात करूं तो डेफिनेशन वगैरह मैं देने वाला हूँ आपको। ओके, तो अब मैं बात करूंगा कि स्कोप क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आपके एक्सटेंशन एजुकेशन से क्या करते हैं, एमएससी करते हैं। उनमें ये रूरल सोशियोलॉजी का पार्ट चलता है, तो उनका क्या क्या कार्य होता है आगे भविष्य में, अगर उनकी नौकरी लग जाती है उनका क्या कार्य होता है, वही चीजें है स्कोप के अंदर। ओके, तो लिख लेना स्कोप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, स्कोप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, स्कोप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। तो इसमें देखना सबसे पहले क्या करेगा वो, अगर कोई नौकरी इसमें लग जाता है तो वो ग्रामीण लोगों की जो समस्या है उनको खोजेगा सबसे पहले। उनका उसका कार्य क्या होगा कि ग्रामीण जो लोग हैं उनमें क्या समस्याएं पाई जा रही है, क्या समस्याएं वो फेस कर रहे हैं, उनकी जानकारी लेगा, उनको देखेगा वो, ठीक है। तो ग्रामीण लोगों की समस्याओं का पता लगाना, ग्रामीण लोगों की समस्याओं का क्या लगेगा, इससे पता लगेगा, समस्याओं का पता लगाना, समस्याओं का पता लगता है, का पता लगाना। ओके, अगर ऐसे मान लो इसका स्कोप क्या है, अगर नौकरी कोई करता है इसके अंदर तो वो ग्रामीण लोगों की समस्याओं का पता लगाता है सबसे पहले। कंडीशन नंबर 2, तो कंडीशन नंबर 2 में है कि ग्रामीण समाज की समस्याओं का गहरा रिसर्च करता है वो, ठीक है। जो ग्रामीण समाज की जितनी भी समस्या है, ग्रामीण समाज की जितनी भी समस्या है, इतना तो आप लिख दोगे। उनका गहरा अनुसंधान कौन करता है, आपके रूरल सोशियोलॉजी करता है बेटा। गहरा अनुसंधान मतलब बारीकी से अनुसंधान करता है, बारीकी से रिसर्च करता है कि ग्रामीण लोगों के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है ना।
क्योंकि बहुत सारे ग्रामीण परिवार के परिवेश के लोग ऐसे होते हैं जिनमें जातिवाद बहुत ज्यादा पाया जाता है बेटा। जैसे मैं बात करूं वर्मा कैटेगरी जो आती है ना, एसटी कैटेगरी, उनके लोगों को अलग रखा जाता है ना। और जो ब्राह्मण कैटेगरी आती है उनके लोगों को अलग रखा जाता है। और ऐसे में बात करूं जो अदर कैटेगरी आती है ना, कैटेगरी वाइज लोग रहना पसंद करते हैं गाँव में, है ना। और जातिवाद इतना होता है कि जैसे मैं बात करूं तो दूसरों के घर पे जाते हैं ना, जो नीची कास्ट के ऊपर कास्ट के जैसे बोलते हैं ग्रामीण लोगों में, आपने देखा होगा बेसिकली, तो उनके खाना वगैरह भी नहीं खाते, है ना। तो ये जातिवाद है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, लोगों के बीच में समस्या है। इससे क्या होता है, आपसी संबंध ज्यादा नहीं बन पाता, इससे आपसी संबंध ज्यादा नहीं बन पाता। तो इनको तोड़ने का कार्य कौन करता है, आपकी रूरल सोशियोलॉजी करता है। रूरल सोशियोलॉजी मतलब ग्रामीण समाज शास्त्र करता है। ओके, नेक्स्ट है ग्रामीण समाज शास्त्री उन समस्याओं का बारीकी से स्टडी कर उनका हल निकालता है ना। तो ये चीज मैंने आपको बता दी कि वो हल निकालेगा इनका, ऐसा नहीं है कि वो देखता रहेगा कि भाई जातिवाद है, लोगों के बीच में आपसी संबंध ही नहीं बन पा रहा, तो काई का रूरल सोशियोलॉजी फिर। तो उनका सोल्यूशन कौन करता है आपके, उनका सोल्यूशन करता है रूरल सोशियोलॉजी। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सटेंशन एजुकेशन की मैं बात कर लेता हूँ। अभी बोल रहा था ना कि एक्सटेंशन एजुकेशन का पार्ट है आपके रूरल सोशियोलॉजी, क्योंकि इसका शायद आपके सिलेबस में कोड ही एक्स कॉम ऐसे करके कुछ लिखा हुआ होगा, EXT ऐसे कुछ है, देख लेना कोड तो आप, है ना। तो मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ एक्सटेंशन एजुकेशन की। किसकी बात करने वाला हूँ, एक्सटेंशन एजुकेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे लगाइएगा, एक्सटेंशन एक्सटेंशन एजुकेशन, इसको हिंदी में बोले तो प्रसार शिक्षा, प्रसार शिक्षा ये बोलते हैं हिंदी में। मतलब ऐसी शिक्षा जिसको लोगों तक पहुंचाया जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं लैंग्वेज की बात करता हूँ बेटा। इस एक्सटेंशन एजुकेशन के लैंग्वेज की ये पूछा जाता है, तो ये लेटिन लैंग्वेज का है बेटा। लैंग्वेज के कौन सी इसकी, लेटिन है। लैंग्वेज कौन सी है, लेटिन। ओके, तो लेटिन लैंग्वेज की ये दो वर्ड से मिलकर बना है। लेटिन लैंग्वेज के दो वर्ड से, एक तो है एक्स, एक है टेंशियो। जो एक्सटेंशन है ना, एजुकेशन की नहीं बात कर रहा मैं, ओनली एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ। तो ये जो एक्सटेंशन है ना, ये दो वर्ड से मिलकर बना है लेटिन लैंग्वेज के आपके, एक्स और टेंशियो। एक्स का मतलब होता है बेटा बाहर, एक्स का मतलब क्या होता है, बाहर। टेंशियो का मतलब होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब खिंचाव, खींचना, ये मतलब होता है। ओके, इस एक्स का मतलब बाहर, इस टेंशियो का मतलब खींचना, है ना। मतलब वह शिक्षा जो गांवों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में फैली हुई है, ऐसी शिक्षा जो कि गांवों के अंदर फैली हुई है और ग्रामीण एरिया के अंदर फैली हुई है, उसको क्या बोलोगे आप, एक्सटेंशन एजुकेशन भी बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट है ये स्कूल कॉलेजों शिक्षा, यानी कि स्कूल की कॉलेज की शिक्षा नहीं होती बेटा। ये आपसे, जैसे मैं बात करूं, देखो एक्सटेंशन एजुकेशन में अपन रूरल सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, रूरल सोशियोलॉजी अपन पढ़ ले हैं। ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन में तो रूरल सोशियोलॉजी यानी कि ग्रामीण लोगों की जो समस्याएं अपन देखते हैं, ये सारी स्कूल में या कॉलेज में से कही जाती है क्या आपको, अरे स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई जाती है क्या, कि सर ये नहीं पढ़ाई जाती, ये लोगों के बीच में तालमेल होता है, उनसे अपन अध्ययन करते हैं इसका। मतलब इसको और क्या बोल सकते हैं, इसका अन्य नाम क्या है आपकी रूरल सोशियोलॉजी का, पूछ लिया जाता है कई बार। इसको स्कूल से परे, स्कूल से परे शिक्षा व्यवस्था बोलते हैं। स्कूल से परे मतलब स्कूल में नहीं होने वाली शिक्षा व्यवस्था। तो स्कूल से परे शिक्षा व्यवस्था किसको बोलते हैं आपके, रूरल सोशियोलॉजी को बोलते हैं, रूरल सोशियोलॉजी को बोलते हैं। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के, मतलब मैं बात करूं तो रूरल सोशियोलॉजी या एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है ना, आपके रूरल सोशियोलॉजी में एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, तो ग्रामीण जो लोग हैं उनको उपदेश देकर उनके जीवन को बेहतर बनाना। ग्रामीण जो लोग हैं उनको उपदेश देकर, अब मैं आगे बताऊंगा उपदेश क्या होता है, मतलब उनको अच्छी बातें बताकर उनके जीवन को बेहतर बनाना, क्या कहलाता है, एक्सटेंशन एजुकेशन इन रूरल सोशियोलॉजी, ग्रामीण समाज शास्त्र में प्रसार शिक्षा कहलाती है। ओके, पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट है इससे खेती, घर और उनके समाज में भी सुधार होता है। इससे खेती में सुधार कैसे होगा, ग्रामीण लोगों के बीच के अंदर ज्ञान की कमी थी बेटा, है ना, कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करें, जो ड्रोन वगैरह आजकल आ रहे हैं उनका इस्तेमाल कैसे करें अपन। ठीक है, तो उनको कोई भी ग्रामीण समाज शास्त्री जो कि ग्रामीण रूरल सोशियोलॉजी में काम करता है, वो आके समझाएगा कि ऐसे हैं भैया, ऐसे हैं सारी चीजें, है ना। और वो स्कूल या कॉलेज में पॉसिबल नहीं होती। जैसे मैं बात करूँ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर आता है, वो हर चीजों के बारे में समझाता है आपको, तो वो क्या स्कूल या कॉलेज के अंदर लेक्चर लेता है क्या, आपके क्लास लेता है क्या, नहीं लेता। ठीक है, उसी प्रकार से इसे खेती, घर के अंदर और उनके कार्यों के अंदर सुधार होता है।
एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, एक ये भी पूछ ली जाती है। जो ये एक्सटेंशन एजुकेशन है ना, ये एक गैर औपचारिक शिक्षा है। गैर औपचारिक शिक्षा है मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये एक्सटेंशन एजुकेशन मतलब जो अगर कोई आदमी आता है वो आपको ग्रामीण लोगों को ये बताता है कि बाहर ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी चल रही है, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको सुने, आप पर ऐसे पाबंद लगा दिया जाए कि नहीं ये चीजें आपको सुननी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है। मतलब ये क्या है, गैर औपचारिक शिक्षा है, इसमें कोई पाबंद नहीं होता। इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि शिक्षा के लिए लोगों को बाध्य नहीं किया जाता, मतलब इसमें कोई भी पाबंद नहीं होता। आप लिख लेना कि शिक्षा के लिए लोगों को बाध्य नहीं किया जाता आपके एक्सटेंशन एजुकेशन में। तो शिक्षा के लिए लोगों को बाध्य नहीं किया जाता, लोगों को मजबूर नहीं किया जाता कि आपको ये लेनी ही पड़ेगी। लोगों के खुद के स्वयं के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में जानना पसंद करेंगे नहीं करेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड है। ओके, नेक्स्ट है रूरल सोशियोलॉजी की। तो रूरल सोशियोलॉजी है, इसका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में क्या क्या महत्व है। रूरल सोशियोलॉजी है ना, इसका कृषि में क्या क्या महत्व है। रूरल सोशियोलॉजी का कृषि में क्या क्या महत्व है। रूरल सोशियोलॉजी का, रूरल सोशियोलॉजी का एग्रीकल्चर में महत्व, यानी कि आपकी जो रूरल सोशियोलॉजी है उसका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में क्या इंपोर्टेंस है। आप पढ़ते हो रूरल सोशियोलॉजी, उसका एग्रीकल्चर में, अपने जो कल्चर है ना, अपना कल्चर एग्रीकल्चर, उसमें क्या क्या इंपोर्टेंस है वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है कि जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में, मार्कर नहीं चल रहा, यानी कि जो रूरल सोशियोलॉजी है ना, इसका एग्रीकल्चर में क्या महत्व है। अगर कोई स्टूडेंट एग्रीकल्चर का रूरल सोशियोलॉजी में नौकरी लग जाता है बेटा, है ना, एग्रीकल्चर का कोई भी स्टूडेंट है, जैसे लाइकली मैं बात करूं मेरी खुद की, अगर मैं रूरल सोशियोलॉजी के डिपार्टमेंट में नौकरी लग जाता हूं तो मेरे को क्या बोला जाएगा सबसे पहले। तो बेटा उस पोस्ट का नाम होता है, उस व्यक्ति का नाम हो जाता है परिवर्तनी एजेंट। परिवर्तनी एजेंट का मतलब ऐसा आदमी जो कि ग्रामीण लोगों के जो भावनाएं हैं, उनके रहन सहन है, उनका अध्ययन करके उनके अंदर जो भी समस्या आ रही है उनका परिवर्तन करे, उनका हल निकाले। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये ग्रामीण लोगों की संस्कृति के बारे में जानेगा। क्या करेगा, इसका कार्य क्या क्या है। तो ग्रामीण लोगों की संस्कृति के बारे में जानना, संस्कृति का ध्यान रखेगा, ये संस्कृति का या संस्कृति की जानकारी लेना सबसे पहले काम इसका, सबसे पहला कि उस उनके अंदर रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा करते हैं, वो सारी चीजें देखेगा। उसके बाद में जो सूचनाएं है ना, कोई भी सूचना है बेटा, अगर वो किसी बड़े पोर्टल पे अपलोड होती है, लाइकली मैं बात करूं ड्रोन वाला है, ड्रोन सिस्टम है, अगर वो बड़े पोर्टल पर अपलोड होता है तो किसानों को नहीं पता होता कि क्या है ड्रोन वगैरह, है ना, तो उनकी जानकारी किसको देना बेटा, किसानों को देना, उनकी जानकारी किसानों को बताना, किसानों को बताएगा वो। तो ये एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं इसका इंपोर्टेंस है, मतलब एग्रीकल्चर से किसान जुड़े हुए हैं, तो जिन किसानों को ये जो इंपोर्टेंट सूचना है उनके बारे में बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेगा बेटा, ये सूचनाओं को बड़े आधिकारिक पोर्टल से किसानों तक पहुंचाएगा। उसके बाद में गांव के किसानों की समस्या का क्या करेगा, हल करेगा। मतलब अगर गांव के अंदर कोई किसान है तो उनकी कोई समस्या है तो उसका हल भी कौन करेगा, ये परिवर्तनी एजेंट करेगा। ठीक है, यह समाज के लोगों में ज्ञान व सोच को बदलता है। ओके, और ये एक चीज और करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये देखता है, इतने दिनों के अंदर देखता है कि इस गांव के अंदर अच्छा लीडर कौन है। मतलब जो गांव के लोगों को, जैसे सरपंच वार्ड पंच होता है ना, उसी प्रकार से कि गांव के लोगों को वो संभाल सके, उनकी जो व्यवस्था है कानूनी व्यवस्था उनको संभाल सके। तो ये गांव के लीडर का भी क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। मतलब गांव के अंदर एक लीडर भी ढूंढता है कि भाई ये लीडर है। ठीक है, तो ये कार्य कौन करता है, आपकी परिवर्तनी एजेंट, यानी कि एग्रीकल्चर जो है इसका रूरल सोशियोलॉजी में, यानी कि रूरल सोशियोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या इंपोर्टेंस है वो चीजें अपन ने देख ली है। अब जितने भी जो आपके चीजें आएगी वो सारी डेफिनेशन वाली आएगी। मतलब आपका सिलेबस है ना, मैं बात करूं कितने घंटे की क्लास हो गई है, 25 मिनट की क्लास हुई है, मतलब 45 मिनट के अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है इसका। इतना सा ही टॉपिक है ये रूरल सोशियोलॉजी, ज्यादा नहीं है इसमें, कुछ भी समझने लायक सारी चीजें हैं। जो आपके फार्मर बैकग्राउंड से किसानी में बात करूं तो बैकग्राउंड से जुड़ी हुई सारी चीजें इसमें आ जाएगी, बस उनको किताबी लैंग्वेज में दर्शाया गया है। ओके,
नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ, एक डेफिनेशन आपके चलेगी यहाँ पे समाज की, सुना होगा आपने समाज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सोसाइटी। मीनिंग क्या है सोसाइटी, ये लो, किसे बोलते हैं समाज, ये डेफिनेशन आपके पूछी जाती है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि लोगों का एक ऐसा समूह, मतलब सबसे पहले ये क्या होगा, लोगों का समूह होगा, ग्रुप होगा, लोगों का ग्रुप होगा, लोगों का ग्रुप होगा, ये लोगों का ग्रुप होगा। ठीक है, ये क्या करते हैं, अगर इनको कोई काम पड़ता है, मतलब सामूहिक अगर कोई गतिविधि होती है, मतलब कोई काम पड़ता है इनको, सामूहिक गतिविधि अगर इनके होती है, जैसे कोई भी फंक्शन है, अगर कोई सोसाइटी है, जैसे मान लो कोई सोसाइटी है, उसके अंदर लोग रह रहे हैं 10-15, अगर कोई सामूहिक गतिविधि होती है, मतलब कोई समूह के अंदर उनको कोई फंक्शन करना है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के बीच में संबंध रखते हैं। ठीक है, एक दूसरे के बीच में संबंध रखते हैं, एक दूसरे के बीच में संबंध यानी कि कांटेक्ट रखते हैं। मतलब लोगों का ऐसा ग्रुप होता है जो कि सामूहिक गतिविधियों के लिए एक दूसरे के साथ में क्या रखते हैं, कांटेक्ट रखते हैं। जैसे मैं कोई सोसाइटी में रहता हूँ, मेरे बाजू में एक अंकल और रहते हैं, उनके बाजू में एक और अंकल रहते हैं, यानी कि हम 5 लोग ऐसे मान लो एक सोसाइटी में। तो हम क्या करेंगे, यानी कि कोई भी जो फंक्शन वगैरह हम सेलिब्रेट करेंगे, तो उनके लिए जो मैं बात करूं, ऐसे तो जो सोसाइटी वाले हैं वो बेसिकली बात नहीं करते किसी से, उनको कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, लेकिन कोई अगर ग्रुप के अंदर फंक्शन करना हो तो फिर सबसे बात करनी पड़ती है, मतलब उनके अंदर क्या होता है, पारस्परिक संबंध होता है एक दूसरे के बीच में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, समाज बोलते हैं। डेफिनेशन सुन लेना, लिख लेना, नोट कर लेना। लोगों का ऐसा समूह, लोगों का ऐसा समूह जो सामूहिक गतिविधियों के कारण एक दूसरे से परस्पर संबंध रखते हो, क्या कहलाते हैं, समाज। मतलब लोगों का ऐसा समूह जो पारस्परिक गतिविधियों के कारण या पारंपरिक या सामूहिक गतिविधियों के कारण एक दूसरे से संबंध रखते हैं, क्या कहलाते हैं, समाज कहलाता है। लोगों का ग्रुप होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामीण समाज। एक तो समाज आता है, एक आता है आपके पास में ग्रामीण समाज, रूरल सोसाइटी। ग्रामीण समाज मतलब कोई ढाणी वगैरह ये नहीं देखी क्या आपने, वही। तो ग्रामीण समाज किसे बोलते हैं, ढाणी वगैरह ये देखी है ना, मतलब इस ढाणी के अंदर केवल यही व्यक्ति रहेंगे, इस ढाणी के अंदर वो व्यक्ति रहेंगे, है ना। तो वो कैसे बोलते हैं अपन, ग्रामीण, ग्रामीण समाज। तो इसमें देखना, वह समाज जिसका मुख्य कार्य खेती करना है। इनका मुख्य कार्य क्या है, खेती करना। इनका मुख्य कार्य क्या है, खेती करना। ग्रामीण समाज का मुख्य कार्य खेती करना, मुख्य कार्य खेती करना। और जनसंख्या घनत्व भी इनका क्या होता है, कम होता है। जनसंख्या भी इनमें क्या होती है, कम होती है, जनसंख्या भी कम होती है। मतलब ऐसे ही लोग रहेंगे, जैसे आप वर्मा कैटेगरी से बेटा, और वर्मा कैटेगरी में भी कोई स्पेशल आपकी कोई जिसको बोलते हैं गोत्र वगैरह, है ना, वो है। जैसे मान लीजिए कोई भी ए टू जेड एक्स वाई जेड है, तो उसमें एक्स वाई जेड ही जो मैं बात करूँ तो लोग रहेंगे, ABCD वाले नहीं रहेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वर्मा कैटेगरी के कोई आदमी, या ऐसे मानो कि कोई फैमिली है, तो उनकी अलग ढाणी बन गई वो, है ना, तो उसके अंदर ओनली वर्मा कैटेगरी वाले रहेंगे, ब्राह्मण कैटेगरी वाले एंटर नहीं कर सकते। ये चीजें है ना, तो वो एक ग्रामीण परिवेश में होता है। मतलब उनमें मेन कार्य ग्रामीण परिवार, ग्रामीण समाज का क्या होता है, खेती करना होता है। ठीक है, खेती की वो करते हैं। जनसंख्या भी उनमें क्या होती है, जनसंख्या घनत्व, यानी कि जनसंख्या क्या होती है, कम होती है बहुत। ओके, नेक्स्ट आपके एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे दे रखा है कि भारतीय ग्रामीण समाज के क्या क्या लक्षण होते हैं। यानी कि ग्रामीण समाज तो अपन ने पढ़ लिया, लेकिन जो भारतीय ग्रामीण समाज है ना, उनमें क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है भारतीय ग्रामीण समाज में। तो यहाँ पे लिख लेना, भारतीय भारतीय ग्रामीण समाज। भारतीय जो ग्रामीण समाज है, इसका क्या इंपोर्टेंस है, क्या महत्व है, ये पूछा जाता है। सॉरी, महत्व नहीं, लक्षण, ये लक्षण भारतीय ग्रामीण समाज के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, ये अपन पढ़ रहे थे। ओके, तो इसमें देखो सबसे पहले लिखा हुआ है कि आजीविका का मुख्य स्रोत क्या होता है इनका। सॉरी, देखो इनके आजीविका का मुख्य स्रोत क्या होता है, मतलब इनका जो लालन पालन होता है, इनकी जो गाड़ी चलती है बेटा, वो किससे चलती है रे, खेती से चलती है, कृषि से चलती है। ओके, नेक्स्ट,
भूमि है ना, वो परिवारों के बीच में बटी होती है। जो भूमि होती है ना इनकी, वो परिवारों के बीच में बटी होती है, परिवारों के बीच बटी हुई होती है। ग्रामीण लोगों में देखना बटी हुई कैसे। मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी के दो बेटे हुए, बेटा नंबर ए, बेटा नंबर बी। तो मेरे पिताजी की जितनी भी जमीन थी ना, वो इन दोनों के बराबर बराबर आ जाएगी, ए के और बी के। फिर इस ए के मानो इस मेरे पिताजी के पास में 100 बीघा जमीन थी, तो 50 बीघा तो ए के पास में आ जाएगी, 50 बीघा बी के पास में चली जाएगी। सपोज कीजिए इस ए के 2 और बेटे हो गए, तो 25 बीघा इसके पास में, 25 बीघा इसके पास में से बढ़ती चली जाती है। ओके, तो यही कह रहा है कि भूमि है वो परिवारों के बीच में बटी हुई होती है। भूमि क्या होती है, परिवारों के बीच में बटी हुई होती है। ओके, नेक्स्ट है जाति के अनुसार लोग अलग अलग रहते हैं। ये मैंने बता दिया पहले कि अलग अलग रहते हैं लोग जाति के अनुसार। मतलब जैसे जाति उसकी कोई अलग है दूसरे व्यक्ति की, तो वो अलग रहेगा। मेरी जाति अलग है तो मैं अलग रहूंगा मेरी फैमिली के साथ में। ओके, नेक्स्ट है कि गाँव में एक रूपता पाई जाती है बेटा। गाँव में क्या पाई जाती है, एक रूपता पाई जाती है ना। अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं हूँ, मैं गाँव के किसी व्यक्ति से मिलूंगा तो ऐसे नहीं है कि अहंकार होगा मेरे अंदर, नहीं, एक रूपता पाई जाती है। बोलेंगे है ना, उनसे बातचीत करेंगे, ये सारी चीजें एक रूपता पाई जाती है। ओके, मतभेद भी कम होता है बेटा। गाँव के लोगों में आपस में मतभेद भी कम होता है कि तू ये है, तू वो है, ये ऐसा नहीं होता। तू ये है, वो है, ये वाला काम नहीं होता। ठीक है, जिनकी जाति अलग हो उनमें धर्म व जाति के आधार पर सामूहिक सामाजिक दूरियां भी होती है। ओके, जैसे जिनमें जाति अलग हो, जैसे मैंने बताया, बेसिकली मैंने बताया है ना। कुछ कुछ लोग, जैसे मैं बात नहीं करूंगा पर्सनली, किसी को ले आऊंगा नहीं यहाँ पे, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के घर पे जाते हैं तो उनका पानी भी नहीं पीते बेटा। ठीक है, ये क्या होता ही है, उनके बीच में सामाजिक दूरियां होती है। मतलब वो मानते हैं खुद को कि भाई हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, वो मानते हैं ना, वो चीज है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन आपको याद रखनी है जाति की। जाति की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है बेटा। जाति की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, क्या होती है जाति। जाति की डेफिनेशन आपको याद रखनी है बेटा। अरे जाति प्रमाण पत्र आप बनाते हो ना, जाति प्रमाण पत्र बनाते हो ना, उसी के बेस पे आप पूरी डेफिनेशन आ जाएगी जाति, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कास्ट बोलते हैं। बोलते हैं ना लोग, अरे तेरी जाति क्या है, वो तो जाति किसे बोलते हैं। देखो, जाति जो शब्द है ना, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जाति शब्द कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है। जाति तो ये बेटा पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। पुर्तगाल जो थे ना, पुर्तगाली लोग, अंग्रेज, उनके जमाने में आया था ये जाति। ठीक है, तो ये पुर्तगाली भाषा के काष्टा से लिया गया है, काष्टा वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है, वंश होता है। मतलब जो जाति है वो कौन सी भाषा, पुर्तगाली भाषा के काष्टा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, वंश होता है। ओके, नेक्स्ट है, यह एक सामाजिक वर्ग है। जाति के अंदर क्या होता है, एक समाज रहता है, मतलब सामाजिक वर्ग है। सामाजिक वर्ग, जैसे मैं बात करूं तो कोई भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहा है बेटा, अगर उसकी जाति मीणा है, ठीक है, तो उसकी जाति के आगे लगता है एसटी। अगर कोई वर्मा कैटेगरी से है तो उसकी जाति के आगे लगेगा बेटा एससी। अगर कोई यादव जाति का है, यादव है ना, अहिर, तो उसके जो जाति है उसके आगे लगेगा ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, है ना। नेक्स्ट है, जैसे मैं बात करूं, अगर कोई शर्मा है तो उनकी जनरल लगता है ना, जनरल कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह ये बोलते हैं ना। तो मतलब ये क्या है, एक सामाजिक वर्ग है। सामाजिक वर्ग कैसे, अगर एसटी लिखा हुआ है तो बेटा उसमें केवल मीणाओं को लिया जाएगा, एससी लिखा हुआ है तो उसमें केवल वर्मा कैटेगरी के जो जितने भी लोग आते हैं उनको लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो अहीर कैटेगरी के है, मतलब जो ओबीसी वाले हैं, उसको एसटी में घुसा दे, नहीं होगा। होता है क्या ऐसा, नहीं होता, उनका अलग होता है। मतलब ये क्या है, सामाजिक वर्ग है, समाज के अंदर चलने वाले वर्ग है। ओके, नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है, इनमें सदस्य एक स्थायी पदानुक्रम में बंधे होते हैं। मतलब जो सदस्य होते हैं ना, वो स्थायी पदानुक्रम में बंधे होते हैं, स्थायी पदानुक्रम में बंदे होते हैं। जाति में जो लोग होते हैं वो स्थायी पदानुक्रम में बंदे होते हैं। मतलब एसटी वाले जो जाति के लोग है ना, वो केवल एसटी ही उनकी जाति लगेगी। ऐसा नहीं है कि वो परिवर्तन करवा के उसमें मित्र वाले के पास में जाके ये बोले कि भाई मैं एसटी से हूँ, है ना, मेरे को और ज्यादा कोटा चाहिए, मेरे को एसटी में कन्वर्ट करो। नहीं होगा, नहीं होगा भाई, है ना। बहुत ज्यादा प्रोसेस इसमें लगती है। ये जो चीजें हैं ये सारी एक दूसरे से क्या होती है, बंधी हुई होती है। तो आप जाति की डेफिनेशन क्या लिखोगे कि जाति एक वह सामाजिक वर्ग है जिसमें लोग आपस में एक स्थायी पदानुक्रम में बंधे होते हैं। क्या बोला मैंने कि जाति जो है वो एक सामाजिक वर्ग है बेटा। जाति क्या है, सामाजिक वर्ग है जिसमें लोग जो होते हैं वो स्थायी पदानुक्रम में बंधे होते हैं। क्या कहलाती है आपकी, कास्ट कहलाती है, जाति कहलाती है।
ओके। अब जाति के निर्धारक कौन होते हैं? कैसे पता लगता है कि आप इस जाति से हो? कैसे पता लगता है? आप मान लीजिए आपका जन्म हो गया किसी परिवार में, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आप इस जाति के हो? तो सबसे पहले परिवार वाले ही पता लगाते हैं। भाई जिसका पिता है, अगर उसके कोई बेटा हुआ है तो डेफिनेटली बात है, अगर पिता एसटी कैटेगरी में आ रहा है तो बेटा भी एसटी कैटेगरी का ही होगा, है ना? अगर पिता, ऐसे थोड़ी होता है भाई पिता यादव का है तो बेटा एसटी में चले जाएगा, ओबीसी का है तो बेटा एसटी में चले जाएगा, होता है क्या? नहीं होता। तो सबसे पहला निर्धारक कौन होता है? खुद परिवार होता है, ठीक है। दूसरा निर्धारक कई कई बार वेशभूषा भी आ जाती है। वेशभूषा, जैसे मैं बात करूं, राजस्थान की वेशभूषा अलग है। जैसे मैं बात करूं, जो जोगी जोगी वगैरह योगी जिनको बोलते हैं, है ना, वो भगवाधारी होते हैं, मतलब वो भगवा कलर के क्या पहनते हैं? कपड़े पहनते हैं। ओके, तो उनको लोग अलग से पहचान जाते हैं कि भाई ये उस कैटेगरी का है। ओके, नेक्स्ट है धर्म से भी। धर्म से भी, जैसे मुस्लिम समाज के जो लोग होते हैं बेटा, वो रोजा वगैरह ये रखते हैं, तो उनसे पहचान सकते हो आप, है ना। जो धार्मिक लोग होते हैं वो मंदिर में जाते हैं, जबकि जो आपके मुस्लिम वर्ग के होते हैं, हिंदू वर्ग के होते हैं, वो वहां पे जाते हैं मंदिर में। और जो मुस्लिम वर्ग के होते हैं लोग, वो कहाँ जाते हैं बेटा? मस्जिद में जाते हैं। उनसे भी क्या पहचान नहीं सकते आप? तो पहचान सकते हो। मतलब इनका पहचान आपको कैसे होती है? सबसे पहले वेशभूषा से, दूसरा खुद परिवार से भी पता लगता है, तीसरा धर्म से भी पता लगता है। ओके, ये ध्यान रखना, ये पूछी जाती है, चीजें पूछी गई है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ शॉर्ट शॉर्ट चीजें बता रहा हूँ, इसका मतलब शॉर्ट ही है सारी चीजें, नहीं है। ये चीजें पूछी पूछी गई है कि अगर आप मान लीजिए इस फलानी फलानी जाति से हो बेटा, है ना, तो आपका जो जाति है उसका निर्धारण आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले परिवार के आधार पर, दूसरा वेशभूषा के आधार पर, तीसरा धर्म के आधार पर। ये पॉइंट लगा के आप लिख सकते हो। ओके, तो जाति यहाँ पे कंप्लीट होती है बेटा। नेक्स्ट है संस्कृति। अपन ने पढ़ रहा है ना, अपन पढ़ रहे हैं बीच बीच के अंदर की संस्कृति का ज्ञान किया जाता है। संस्कृति तो क्या होती है? संस्कृति, कल्चर क्या होती है बेटा? कल्चर क्या होती है? अरे कल्चर क्या होती है? आपसे कोई पूछ ले कि भाई संस्कृति क्या है, तो आप क्या डिफिनेशन दोगे उस संस्कृति की? संस्कृति क्या है ये पूछ ले आपसे कोई, तो संस्कृति की क्या आप डेफिनेशन दोगे? संस्कृति, संस्कृति इसको बोलते हैं बेटा इंग्लिश में कल्चर। कल्चर बोलते हैं। बताओ संस्कृति। 2 मिनट का ब्रेक आपके लिए, रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ बेटा मैं। दिख रहा है क्या बेटा? इसमें कुछ नहीं दिख रहा आपको? अरे इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अब देखो बेटा, संस्कृति जिसको बोलते हैं कल्चर, संस्कृति कल्चर बोलते हैं बेटा। किसे बोलते हैं कल्चर? बताओ। तो देखो, ये जीवन जीने का तरीका, सोच, भावना आदि का ज्ञान करवाता है सबसे पहले। संस्कृति क्या करती है बेटा? जीवन जीने की सोच। एक तो जो जीवन है ना, उसको जीने की सोच, जीने की सोच, उसकी भावना आदि का क्या करवाती है? ज्ञान करवाती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें रिश्ते, दृष्टिकोण, विश्वास, विचार ये देखे जाते हैं। संस्कृति में क्या देखा जाता है? रिश्ता। संस्कृति में क्या देखा जाता है? रिश्ता, दृष्टिकोण, लोगों के बीच में कैसा व्यवहार रहा, वो सारी चीजें देखी जाती है। ठीक है। संस्कृति वह कला है जिसमें मनुष्य समाज का सदस्य रहते हुए लोगों के व्यवहार के बारे में सीखता है। संस्कृति क्या है? देखो, संस्कृति क्या है? संस्कृति क्या है? कला है, आर्ट है संस्कृति, है ना। इसमें जो लोग होते हैं, मनुष्य होता है, वो समाज का सदस्य रहता है। मनुष्य क्या रहता है? समाज का सदस्य रहता है और लोगों के बारे में सीखता है, लोगों के बारे में सीखता है। ठीक है। जैसे मैं बात करूं संस्कृति में, अपने दादाजी वगैरह, अपने जो दादाजी वगैरह है बेटा, वो बाजरे की रोटी खाया करते थे, है ना। और मैं बात करूं तो अगर वो भोजन करते थे तो जो थाली आती है ना बेटा, उसमें रोटी को तोड़कर उसमें ही दाल वगैरह डाल के उसमें चूर के खाते थे। ठीक है। वो संस्कृति आज भी चलती आ रही है। उसी तरीके से मैं बात करूं, जैसे मैं बात करूं पहले के जमाने के अंदर बेटा, लोग आते थे ना, तो उनके तिलक लगा के उनका स्वागत करते थे। आज भी करते हैं लोग। तो वो क्या है? संस्कृति है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है? संचारित होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होती है संस्कृति, है ना। नेक्स्ट आते हैं रिवाज। नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा रिवाज की। किसकी रे? रिवाज किसे बोलते हैं? रिवाज, रिवाज किसे बोलते हैं? रिवाज, रिवाज, रीति रिवाज, ये आपने सुना होगा, है ना। तो रिवाज किसे बोलते हैं? तो वे कार्य करने के तरीके
वे कार्य करने के तरीके जो समाज में स्वीकृत या मान्यता प्राप्त हो, ऐसे कार्य रिवाज क्या बोलते हैं, ऐसे कार्य जो समाज में स्वीकृत हो, ऐसे कार्य जो समाज है ना उनको मान्यता देती हो कि भाई हाँ ये कर सकते हो आप, है ना। ऐसे कार्य जो समाज उन्हें मान्यता देती हो तथा लोग एक साथ काम करते हो। इसमें क्या करते हैं लोग जो होते हैं ना बेटा रिवाज में, ये एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि रिवाज समाज में एक निश्चित परंपरा से चलते हैं, अगर उनका उल्लंघन होता है, रिवाज क्या होता है, अगर उनका उल्लंघन होता है तो समाज उनको, जैसे मैं बात करता हूँ तो प्रतिबंधित भी करता है कानूनी कार्रवाई के साथ में, है ना। जैसे मैं बात करूँ रिवाज, रिवाज ये है कि घर पे आते हैं ना तो पहली पहली बार अगर किसी की नई नई शादी होती है तो पहली पहली बार जवाई अगर किसी के घर पे जाता है तो बेटा उसको चावल वगैरह ये खिलाए जाते हैं। ये क्या है बेटा, रिवाज है, ये रिवाज है ना, ये मानते हैं लोग। और आजकल अगर नहीं खिलाए ना, है ना, अगर उनका स्वागत वगैरह नहीं करे तो जो पास में औरतें बैठी होती है ना दूसरे घर वाली, वो बोलने लग जाती है, अरे भाई इसने तो ये कर दिया यार, इसने वो कर दिया है ना, तो चुगली स्टार्ट हो जाती है बेटा। तो इसे ही बोलते हैं रिवाज। एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है मैंने, याद कर सकते हो इनसे चीजें, है ना। तो रिवाज किसे बोलते हैं कि ये भी परंपरा के अनुसार ही चलते हैं बेटा, लेकिन ये समाज से मान्यता प्राप्त होते हैं, ऐसे कार्य जो समाज से मान्यता प्राप्त हो, है ना, और उनका उल्लंघन करने पर उनमें दंड का प्रावधान भी लिखा हुआ हो, ठीक है। लेकिन आजकल दंड नहीं होता इतना ज्यादा, लोग करते हैं तो करते हैं, मेरी मर्जी है, करूंगा तो करूंगा, नहीं करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है लोक रीतियां। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है बेटा लोक रीति, किसकी आती है, लोक रीति की। अरे किसकी आती है, अरे लोक रीति, एक वर्ड आता है आपके पास में लोक रीति। यार पहले जो रिकॉर्डिंग मैंने की थी बेटा, उस रिकॉर्डिंग में ये शब्द दिख रहे नहीं थे, तो आप कमेंट भी नहीं करते क्या रे, अरे अरे आप कमेंट भी नहीं करते क्या, अरे आप बता दिया करो भाई, आपके लिए क्लास रिकॉर्ड की जा रही है यहाँ पे, आपको दिख ही नहीं रहा तो फिर कई किस काम की क्लास है ये, ऐसे बताओ। ये तो मैं रिकॉर्डिंग जाके चेक करके आया, तब मेरे को पता लगा कि यार लोगों को या बच्चों को दिख रहा ही नहीं है, हैं। तो ये आपको प्रथम कर्तव्य बेटा, जो चीज समझ में नहीं आ रही है ना वो पूछो। यहाँ पे पढ़ाई किसके लिए जा रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई वन शॉट क्लास मेरे को डालनी है, हाँ पढ़ा के चला गया, नहीं, आपको समझ में भी आनी चाहिए बेटा, ओके। तो लोक रीति किसे बोलते हैं, तो देखना समाज के वे रिवाज, समाज के अंदर वे रिवाज जिन पर कोई दबाव नहीं हो, ये क्या होते हैं समाज के ऐसे रिवाज। समाज जो है ना इसके ऐसे रिवाज होते हैं जिन पर दबाव नहीं हो, कोई भी दबाव नहीं हो, मतलब समाज के ऐसे रिवाज जिन पर कोई दबाव नहीं हो, अर्थात इनको नहीं माने तो भी कोई सजा नहीं होती। मतलब ऐसे कार्य समाज के जिनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं हो, अगर ऐसे मान लो मैं हूं तो मैं इस कार्य को नहीं मानता तो मेरे ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई वगैरह नहीं होती, कोई सजा नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल लू मैं, तो आजकल लोग बोलते हैं ना नए नए मकान बनाते हैं तो जूता बाहर उतार कर फिर बाद में एंटर करते हैं, ठीक है। अगर वही मैं बात करूं तो अगर किसी का घर पुराना है बेटा, या कोई कोई घर वाले तो ऐसे भी होते हैं जो जूता लेकर ही अंदर चले जाते हैं, चप्पल लेकर अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है बेटा हर घर के अंदर ही यही हो कि भाई तू जूता बाहर निकाल के आएगा, नहीं निकाल के आएगी तो तेरी पिटाई होगी, होता है क्या ऐसा, नहीं होता। और कई कई जगह औरतें करती भी है भाई, आजकल ट्रेंड ही बहुत उल्टा चल गया, जमाना उल्टा चल गया, कई कई जगह औरतें करती भी है, अपने बेटे को ही नहीं बख्शती बेटा, है ना। कैसे, सच बोल रहा हूँ बेटा, ये सच बोल रहा हूँ, आप अपनी मम्मी को जाके मत बोल देना वरना वो मेरी कुटाई कर देगी फिर, ठीक है, सच बोल रहा हूँ मैं। कैसे, जैसे मैं बात करूँ तो आजकल अगर कोई पोछा लगाता है ना अपने नए घर में और फिर बाहर से देखे चप्पल लेके चले जाओ, फिर पता भी लग जाता है तुरंत दंड होता है कि नहीं होता है ना। नेक्स्ट रीति रिवाज, बेटा रीति रिवाज मैंने बता दिया कि समाज के लिए क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में ध्यान रखा जाता है, ओके। नेक्स्ट निषेध, निषेध एक डेफिनेशन आती है बेटा आपके, निषेध या वर्जित। धूम्रपान वर्जित है, कहीं लिखा हुआ है धूम्रपान वर्जित है, मतलब वहां पर वो कार्य नहीं किया जा सकता, धूम्रपान का कार्य नहीं किया जा सकता। तो इसमें लिखा हुआ है ऐसे कार्य जिन्हें नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। जैसे हिंदुओं में गाय काटना मना है, अगर कोई हिंदू गाय काटता है तो उनके ऊपर दंड लगता है कि नहीं है। अरे भाई गवर्नमेंट जो होती है, अदालत जो होती है, हाई कोर्ट जो होता है, वो भी उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करता है कि भाई तूने गाय क्यों काटी, तू हिंदू है ना। उसी प्रकार से जो मुस्लिम होते हैं वो सूअर नहीं काटते बेटा, है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। रस्म, नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी आ रही है, रस्म की आ रही है, रस्म, रस्म किसे बोलते हैं बेटा, रस्म सुनना आप तो खाली, है ना, मजा आ जाएगा आपको। ये एक व्यवहार का पैटर्न है रस्म, जिसमें बात करूं तो शादी के बाद में जो ये
अंगूठी छिपाने वाली जो रस्म होती है ना, ये करवाते हैं बहुत सारे, है ना। जैसे बात करूँ शादी के बाद में देवी देवता वगैरह इनके लेके जाते हैं जोड़े को, है ना। शादी की बात याद आ रही है भाई, आएगी क्यों नहीं आएगी, है ना। तो शादी के बाद में लोग देवी देवताओं के लेके जाते हैं ताकि उनका आशीर्वाद मिले, ये रस्म है। पहले के लोग भी जाते ही थे या आज के लोग जाते हैं, तो अगले जो पीढ़ी आएगी उसके भी लोग जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, रस्में हैं। जैसे अपन शादी के अंदर बात करें ना बेटा, तो लोग जो होता है, जो औरतें होती है, वो मटकी ऊंच करे ऐसे कुछ लेके आती है अपने सर के ऊपर, फिर उनका जो हस्बैंड होता है वो उनको उतारता है ना। तो ये क्या है, रस्में है, ये चलती आ रही है बेटा, है ना, ये चलती आ रही है, रस्में है। सुनना, ये खास अवसर पर विधिवत तरीके से संपन्न की जाती है। रस्म जो होती है ना, वो खास अवसर पर विधिवत तरीके से संपन्न की जाती है। जैसे मैं बात करूं, कोई खास अवसर है बेटा, रस्म क्या होती है, कोई खास अवसर है तो इसमें विधिवत तरीके से जैसे करना चाहिए ना वैसे ही किया जाता है कार्य। जैसे एग्जाम्पल लेना, स्वतंत्रता दिवस है, उसको मनाना, तो स्वतंत्रता दिवस में राष्ट्रगान किया जाता है, तो बेटा किया ही जाता है, वो हर जगह किया जाता है। उसका मान सम्मान होता है कि नहीं होता, उसमें बिल्कुल सीधे खड़े रहते हो कि नहीं रहते आप। तो ये क्या है, रस्म है बेटा, एक तरीके से क्या है, रस्म है। नेक्स्ट है उपदेश। अभी मैं दे रहा था ना आपको थोड़ा सा ज्ञान शादी के बारे में, तो वो क्या था, वो उपदेश था बेटा, है ना। वो क्या था, उपदेश था रे, अरे क्या था, उपदेश, ठीक है। तो उपदेश किसे बोलेंगे, अच्छे कार्य के लिए अगर किसी को प्रेरित किया जाए ना, अगर अच्छे कार्य के लिए, अगर किसी को अच्छे कार्य के लिए उसको मजबूत किया जाए, उसको मोटिवेशन दी जाए, उसको अच्छा कार्य के लिए प्रेरित किया जाए, तो वो क्या है, आपके उपदेश है। उपदेश में हमेशा अच्छे कार्य होते हैं। जैसे माता पिता है, वो अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छे कार्य या उपदेश देते हो। जैसे माता पिता, जैसे कोई बच्चा है बेटा, वो बच्चा स्कूल से चौक लेके आ गया बिना पूछे किसी को, तो माता पिता बोलते हैं कि नहीं बेटा, कि बेटा ये चीजें जो है ये गलत है, तो ऐसे चौक बिना पूछे लेके आ रहा है, तो मैम को पूछ के ले आता। तो ये क्या है, उस माता पिता के द्वारा अपने बच्चे को अच्छे उपदेश देना है, मतलब अच्छे ज्ञान देना, ठीक है। तो ये क्या है, उपदेश। उपदेश की डेफिनेशन आपने देख ली। अब आता है बेटा पूरा पोर्शन आपके किसका, ये रूरल सोशियोलॉजी का पूरा पोर्शन गया, कंप्लीट पोर्शन। मैंने बोला था इसमें 2 से 4 जो टॉपिक है वही ऐसे हैं जो मेजर है, बाकी डेफिनेशन ही डेफिनेशन देखने को आपको मिलेगी। ओके, बोला था मैंने, वही चीज हुई आपके सामने। अब बेटा अपन बात करते हैं इस रूरल सोशियोलॉजी के बारे में। दूसरा जो पोर्शन था ना एजुकेशनल फिजियोलॉजी का, उसकी बात कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है बेटा, है ना, ज्यादा घबराना नहीं है आपको। एजुकेशनल फिजियोलॉजी, किसकी, एजुकेशनल फिजियोलॉजी, एजुकेशनल फिजियोलॉजी। बेटा मीनिंग चेक कर लेना, फिजियोलॉजी की नहीं आती है वही लिखना। इसको बोलते हैं बेटा मनोविज्ञान शिक्षा। क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान शिक्षा। अरे रिकॉर्डिंग चेक कर लो क्या एक बार, आपको हो तो चेक कर लेते हैं यार, कई कई बार है ना बीच में रुक जाती है। ये देखो ब्लैंक कर रही है, ये लो लाल मार्कर बेटा, अब यूज में ही लेंगे, नहीं लेंगे अपन, लाल मार्कर यूज में ही नहीं लेंगे, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था बेटा बेसिकली एजुकेशनल फिजियोलॉजी की। तो एजुकेशनल फिजियोलॉजी है ना, इसका सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया बेटा, ये पूछा जाता है। जो एजुकेशनल फिजियोलॉजी है ना आपके, इसका सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, ये क्वेश्चन आया हुआ है, सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया। तो ये जो मनोविज्ञान की जो शिक्षा है ना, मतलब मनोविज्ञान शिक्षा मतलब मन के बारे में ऐसे ही जान लेना, तो इसका अध्ययन किया था बेटा अमेरिका ने। सबसे पहले किसने किया था रे, अमेरिका ने किया था। और कब किया था, 1920 में किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मनोवैज्ञानिक शिक्षा का जनक देश कौन सा है, तो सेम अमेरिका। भाई सबसे पहले मनोविज्ञान का जो मनोवैज्ञानिक शिक्षा है इसका अध्ययन ही अमेरिका में किया गया, तो इसका जनक देश भी कौन कहलाएगा रे, अमेरिका कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है इससे मनोवैज्ञानिक जो शिक्षा है ना एजुकेशनल फिजियोलॉजी, इसके फादर कौन है, तो इसके फादर यहाँ पे हैं थार्नोडोइक, ऐसे कुछ है, थार्नोडोइक। मनोवैज्ञानिक शिक्षा के फादर कौन है, थार्नोडोइक है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ये जो फिजियोलॉजी है ना, PHYPHIOLOGY, फिजियोलॉजी है ना, ये फिजियोलॉजी है ना बेटा, ये फिजियोलॉजी आपके 2 शब्दों से मिलकर बनी है। किसके, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनी है, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनी है। एक तो है बेटा फाइसी, फाइसी, एक है लोगस,
एक है लोगस। इस फाइसी का मतलब होता है बेटा सोल, मतलब आत्मा, और लोगस का मतलब स्टडी करना। तो आत्मा के बारे में, अपने मन के बारे में स्टडी करना ही क्या है रे? मनोविज्ञान है, फिजियोलॉजी है। ओके। तो डेफिनेशन है व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करना। व्यक्ति के जो व्यवहार है ना, हाव भाव है, उसका व्यक्तिगत अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन कर लेना। ऐसे माइंड ही माइंड के अंदर सोच लेना। कोई व्यक्ति है ना, वो ऐसे चारों ओर देख रहा है ना, कोई ऐसे मान लो दुकान है, जैसे सपोज करो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, कोई व्यक्ति है यार, वो आते ही ऐसे चारों ओर देख रहा है, तो मैं समझ जाऊंगा कि यार ये कुछ ना कुछ उठाने के चक्कर में है, समझ जाऊंगा ना। तो ये क्या है? मनोवैज्ञानिक है, यानी कि एजुकेशनल में बात करूं, फिजियोलॉजी है बेटा, एजुकेशनल नहीं फिजियोलॉजी है, और इसका अध्ययन करना ही एजुकेशनल फिजियोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट एक डेफिनेशन आपकी चलती है बेटा बिहेवियर की। बिहेवियर की डेफिनेशन चलती है बिहेवियर। ये क्लास थोड़ी सी अटपटी बनी है बेटा, मेरे को पता है, क्योंकि इसमें आज यार स्टूडियो में पता नहीं क्या हो गया यार, ब्राइटनेस का बहुत ज्यादा चक्कर है, और इंक भी खत्म हुई पड़ी है, कोई टीचर वहां पे इंक लेने के लिए जा नहीं रहा, क्या करे, है ना। और क्लासें अपलोड करनी जरूरी है, और मैं कहीं अभी क्या है ना बेटा, स्टूडियो में हूँ, फिर मेरी कॉलेज खुद की है, तो उस कॉलेज के अंदर में जाऊंगा, है ना। मेरी खुद की कॉलेज है बेटा, बीएससी चल रही है मेरी, तो उसमें भी मैं जाऊंगा, फाइनल है इस बार, तो उसमें मैं जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं मेरे को टाइम भी नहीं मिल पाएगा इतना बड़ा, फिर बोर्ड भी नहीं है मेरे पास में वहाँ। तो इसलिए मैं अभी स्टूडियो में था, तो मैंने सोचा कि बेटा जो भी है अपने पास में रिसोर्सेज, क्यों ना उनका सही उपयोग किया जाए, उनका सही उपयोग किया जाए, और बच्चों के लिए क्लासेस अवेलेबल करवानी है, तो वो तो कैसे भी करके मर पच के करवानी है। ठीक है। बच्चों का भला होना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि बेटा मेरे को पता है फर्स्ट सेमेस्टर में किसी के पास में इतना गाइडेंस नहीं होता। और सच बताओ ना, तो खुद की बात खुद के मुंह से अच्छी भी नहीं लगती, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ बेटा, कभी भी आपको पूरे सेमेस्टर से रिगार्डिंग, मैं सच बोल रहा हूँ, ये चीज फैक्ट बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे सरस्वती माता की इस मंच पे खड़ा हूँ, फिर भी मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा। कभी भी किसी भी स्टूडेंट को ये लगे ना कि भाई मेरे को बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर में दिक्कत आ रही है ना, मेरे को अकेलापन महसूस हो रहा है, बेटा मेरे से कॉल कर लीजिएगा, कभी भी, 24 घंटे आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर। ओके। कभी भी कॉल कर लीजिएगा। एक चीज ये भी बताना बेटा, ग्रुप अपने बनाए हुए हैं, अगर कोई स्टूडेंट इस क्लास को ग्रुप से देख रहा है, तो आप मेरे को ये बताना, ताकि ये बच्चों तक पहुंचे यार चीजें, है ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, खुद का प्रचार नहीं कर रहा यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अरे मेरा क्या हो जाएगा, अरे प्रचार करने से क्या हो जाएगा, एक दो स्टूडेंट ज्यादा जुड़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट किसी कार्य के लिए मेरे को एसएमएस करता है, जैसे सर मेरे को पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, है ना, तो क्या मैंने उसको कभी मना किया है क्या? अरे मना किया है क्या बेटा? आप अगर ग्रुप के अंदर जुड़ रखे हो, तो बेटा ये ग्रुप वाले स्टूडेंट कमेंट करेंगे इस चीज के बारे में, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था बिहेवियर की, किसकी बात कर रहा था रे? साइकोलॉजी, मैंने ये क्या लिख दिया? अरे बिहेवियर, बिहेवियर, इसको बोलते हैं बेटा व्यवहार। व्यवहार किसे बोलते हैं रे? व्यवहार। तो व्यक्ति द्वारा पर्यावरण के साथ संयोजन में किए गए कार्यों की श्रेणी है। कोई भी व्यक्ति है वो पर्यावरण के साथ में, या अपने जो एनवायरमेंट है उसके साथ में अगर अच्छा कार्य करता है ना, लोगों के बीच में उसकी तालमेल अच्छी है बेटा, लोगों के बीच में उसकी तालमेल, बात करने का तरीका अच्छा है, तो उसको ही क्या बोलते हैं? बिहेवियर। मतलब लोगों के बीच में वो अच्छा तालमेल करता है, अच्छी बातें करता है, आंखों में आंखें डाल के बातें करता है, कॉन्फिडेंसली बातें करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अरे व्यवहार बोलते हैं। ठीक है। कई लोग बोलते हैं ना कि भाई उसका व्यवहार तो बहुत गजब का है, मतलब वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए भावना अच्छी रखता है, उनका आदर करता है, ये सारी चीजें होती है। ओके। नेक्स्ट सीखना। एक चलती है बेटा लर्निंग। अगर किसी ने कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास ली है, तो उसमें मैंने बताया था लर्निंग। तो ज्ञान का, आदतों का, या कोई चीज है ना नया जानना, उनकी जो सीखने की कला है ना, उसको ही बोलते हैं बेटा। या ज्ञान आदतों के बारे में जानने की कला ही क्या है? सीखना है। ज्ञान है, आदत है, कोई नया कार्य है, या नई कोई चीजें हैं जिसके अंदर इंटरेस्ट आ रहा है, अगर उसको जानना चाहते हो, तो उसको क्या बोलोगे आप? सीखना बोलोगे, लर्निंग बोलोगे। ओके। नेक्स्ट जो डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है बेटा, वो है मोटिवेशन की। नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी है? मोटिवेशन। मोटिवेशन, मोटिवेशन किसे बोलते हैं? जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा प्रेरणा। प्रेरणा। मोटिवेशन किसे बोलते हैं? देखो, प्रेरणा व्यक्ति को उसके लक्ष्य के लिए सही मार्ग दर्शाता है। प्रेरणा क्या होती है, मोटिवेशन क्या होता है? अगर व्यक्ति का कोई लक्ष्य है ना, जैसे आपका लक्ष्य था बेटा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनना था, है ना,
एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनना था, छोड़ो। आपका लक्ष्य था बेटा बीएससी एग्रीकल्चर में टॉप करना, इससे सही समझ में आएगा। आपका लक्ष्य था बीएससी एग्रीकल्चर में टॉप करना, तो मैंने आपको मोटिवेशन दिया कि भाई आप वन शॉट क्लास लो, है ना, ये पढ़ो, ये टॉपिक छोड़ो, वो जोड़ो, है ना। तो ये क्या है, मोटिवेशन है। ये कहीं ना कहीं मोटिवेशन है, ताकि व्यक्ति है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। लक्ष्य के लिए उसको सही मार्गदर्शन किसी भी व्यक्ति को क्या कहलाता है, मोटिवेशन कहलाता है। ठीक है, मैं आपको कोई चीजें कह रहा हूँ, कोई चीज बता रहा हूँ आपको किसी के बारे में, मोटिवेट कर रहा हूँ आपको, है ना, तो वो क्या होगा कि मैं आपको सही चीज करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एक सबसे इंपोर्टेंट जो आपके डेफिनेशन बनती है वो है बुद्धि। बुद्धि को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस देख लेना यार, मीनिंग है ना मेरे से बहुत गलत होती है। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस किसे बोलते हैं, तो मानव द्वारा अपनी वर्तमान परिस्थितियों को अच्छा और लाभदायक बनाने की क्षमता। मानव की कोई परिस्थिति है, मानव की, मान लीजिए कोई भी परिस्थिति है मानव की, है ना, वो परिस्थिति है उसके अंदर मानव का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। मान लीजिए मानव ने कोई कार्य किया, मानव ने कोई किसान है बेटा, वो खेत के अंदर गेहूं लगा के आ गया, उसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसको पता है कि भाई मैंने बीजों की गहराई क्या कर दी, ज्यादा कर दी। ठीक है, अगली बार वो क्या करेगा, उस खेत में गेहूं की बुआई करेगा तो बेटा बीजों की जो गहराई है ना उसको बराबर ध्यान रखेगा। इसको क्या बोलेंगे, बुद्धि। और कई लोग बोलते हैं ना कि भाई ये तो बहुत तगड़े तरीके से काम किया है इसने, इसीलिए इसका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है ना। मतलब उसमें क्या है, बुद्धि है, उसमें क्या है, दिमाग है, सोचने की क्षमता है। ओके, तो इसे बोलते हैं बुद्धि। तो ये डेफिनेशन बेसिकली ऐसी ही डेफिनेशन पूछी जाती है जो कि आपके कहीं ना कहीं आपसे खुद से स्वयं से जुड़ी हुई है। ओके, तो ये रूरल सोशियोलॉजी की कंप्लीट वन शॉट क्लास होती है बेटा। इसमें जो डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ ना, उन डेफिनेशन को आप एक कोरा पन्ना ले लेना, उसके अंदर लिख लेना बेटा, ये डेफिनेशन ही पूछी जाएगी। और डेफिनेशन से ही बड़ा क्वेश्चन आएगा, ये भी ध्यान रख लेगा। जैसे मोटिवेशन क्या है, ये पूछ ले, मोटिवेशन के गुण बताइए, तो मोटिवेशन के गुण क्या हो जाएंगे कि मोटिवेशन लक्ष्य, जो कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी व्यक्ति है, उसको लक्ष्य के लिए सही मार्ग देता है। ये सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका रेस्पॉन्स हमारे लिए हमेशा उत्तरदायी रहेगा। आप इस क्लास के ऊपर रेस्पॉन्स करें, हर क्लास के ऊपर रेस्पॉन्स करें बेटा, ताकि हमें पता लगे। और गेस्ट पेपर लाने की अब हम कोशिश कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।